राघवेंद्र यादव। क्लास 12th में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक गोलीय कोश है जिसको छोटे छोटे अवयवों में बांट दिया गया है, जिसका एक अवयव हम ए बी ले रहे हैं, जिस पर आवेश डेल्टा क्यू माना गया है। और इस गोलीय कोश का जो केंद्र है वह O है। O से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस डेल्टा Q से r दूरी पर स्थित यह बिंदु P है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक अनुदिश घटक डेल्टा E cos थीटा और एक लंबवत घटक डेल्टा E sin थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं जो लंबवत घटक है डेल्टा E sin थीटा और डेल्टा E sin थीटा, यह परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल बचेगा अनुदिश घटक। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए केवल डेल्टा E के अनुदिश घटक को निकाला जाएगा। तो डेल्टा E का जो मान होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल Q अपान R स्क्वायर। अब डेल्टा E का अनुदिश घटक निकालेंगे तो डेल्टा E cos थीटा, पहले ही बताए हैं कि डेल्टा E cos थीटा इसका अनुदिश घटक होगा। तो डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल Q अपान R स्क्वायर और cos थीटा का मान यहाँ से होगा x अपान R। तो यहाँ मान रखेंगे cos थीटा का, तो डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल Q अपान R स्क्वायर। cos थीटा का जो मान है वह है x अपान R। अब E का मान निकालने के लिए यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कुल अनुदिश घटकों का योग कर देंगे, जिसको हम समेशन या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो E इज इक्वल टू समेशन डेल E cos थीटा। तो E का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू x अपान R। अब यहाँ R स्क्वायर है और यहाँ R है, तो यह मिलके R क्यूब होगा। तो E का मान होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान R क्यूब। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से R का जो मान होगा वह होगा, यह R है, R का मान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 1/2। फिर R का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले यह जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिगर में यह आवेश है -q और यह आवेश है +q। दो बराबर आवेश, दोनों q आवेश है, मात्रा समान है, लेकिन केवल यह माइनस है और यह प्लस आवेश है। तो इसमें हम कह सकते हैं दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो यह वही निकाय है जिसमें एक -q और एक +q अल्प दूरी 2l के बीच स्थित है, तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। और इसी में देख रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे। तो इन्हीं आवेशों में से किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लेंगे और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है उनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो P इज इक्वल टू Q, यानी कोई एक आवेश Q और इनके बीच की दूरी 2l। तो यह हो जाएगा P इज इक्वल टू 2ql। तो यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2ql। अब यहाँ इसके मात्रक को समझेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ देखिए यह Q है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ कूलाम लिखा गया है और यह L है या 2l है, तो L दूरी के लिए लिखते हैं। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक होगा
कूलाम मीटर, तो वहां लिखा गया है मात्रक के नीचे कूलाम मीटर। फिर इसकी बीमा निकालेंगे, तो बीमा में देखिए Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आई की बीमा A यानी वैद्युत धारा है, T समय है, तो समय के लिए T लिखते हैं, तो इसकी बीमा होगी Q की बीमा AT, तो ब्रैकेट में वहां AT लिखा गया है, और L है दूरी, दूरी के लिए L लिखा गया है, तो इसकी जो बीमा होगी वह होगी LTA। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाऊंगा। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस Q और यह प्लस Q दो आवेश है, इनके बीच की अल्प दूरी 2L है, और इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और इन दोनों को आप देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में है, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगी। अब E1 और E2 का मान निकाल करके इसमें रखा जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। अब R माइनस L क्यों है? क्योंकि कुल दूरी O से P के बीच की R है, और O से प्लस Q के बीच की दूरी L है, इसलिए B से P की दूरी R माइनस L है। और यहाँ E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। R प्लस L इसलिए क्योंकि यह L है और यह कुल दूरी R है, तो माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L लिया जाएगा। अब E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यहाँ E1 और E2 का मान जैसे यहाँ रखा गया है वैसे ही यहाँ रख देंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान निकालेंगे इसका, तो E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही उतार लिए हैं, और इसको लिखेंगे R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। L का मान बहुत कम है R से, इसलिए L को छोड़ा जा सकता है। तो पुनः आप देखेंगे यहाँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R इंटू 2QL, 2 और 2 यहाँ क्रॉस करेंगे तो 4 आएगा, इसी को ऐसे बांट दिया गया है, और फिर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R टू द पावर 4, तो E का जो मान होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2RP अपान R टू द पावर 4। यहाँ R है, यहाँ R टू द पावर 4 है, काट देंगे तो बचेगा R क्यूब, यानी E की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें अच्छी स्थिति आप देख चुके हैं। अब निरक्षीय स्थिति के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस Q और यह प्लस Q, यानी यह वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ इसी फिगर के कुछ हिस्से को दर्शाया गया है। तो यह E1 और E2 जो वैद्युत क्षेत्र है वह समान है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो लंबवत घटक हैं E के, तो यह दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अनुदिश या समांतर घटक से निकाली जाएगी, क्योंकि लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो जो E का मान होगा वह होगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ E1 और E2 का मान समान है, और जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि माइनस Q से जो P के बीच की दूरी है और प्लस Q से जो P के बीच की दूरी है समान है, और वह है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ मान रखेंगे, फिर E का मान निकालेंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है तो यह इक्वल हो जाएगा। फिर cos थीटा 2 बार है तो 2 cos थीटा, इसको कॉमन ले लिया गया है,
तो 2 cos थीटा आएगी वैल्यू इसकी, और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L²। 2 और जो cos थीटा का मान होगा वह होगा L/√r² प्लस L²। L/√r² प्लस L², इतना हो जाएगा। फिर ई का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यह 2 है, यह Q है और यह L है, तो 2QL/r² प्लस L²। यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 1 प्लस 1/2, तो जो मान आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए P होगा यहाँ, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² प्लस L² और 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 होगा। L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L को छोड़ा जा सकता है। E का जो मान आएगा वह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² टू द पावर 3/2, तो यह मान आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r²। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, तो जो बलयुग्म होता है उसका आघूर्ण होता है वह होता है टाउ इक्वल टू एक बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ आप फिगर में देखेंगे यह -q और यह +q, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है 2L। इन दोनों के बीच की दूरी 2L ली गई है, और जिनको वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर रखा गया है, और -q की तरफ लगने वाला बल F है और +q की तरफ भी लगने वाला बल F है। तो यहाँ से अगर इसको खींचा जाए और यहाँ से एक लंब डाला जाए, तो यह लंब की जो लंबाई होगी वह होगी 2L sin थीटा, क्योंकि यह थीटा है, और sin थीटा का जो मान निकालेंगे वह होगा sin थीटा इक्वल टू लंब, तो यह लंब होगा, इसकी लंबाई अगर इसको हम AB से प्रदर्शित करें तो यह AB और यह कर्ण है 2L, तो जो AB का मान होगा वह AB का मान होगा 2L sin थीटा। तो यहाँ से AB की जो लंबाई ली गई है वह है 2L sin थीटा। तो यहाँ टाउ इक्वल टू एक बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो यहाँ टाउ इक्वल टू F इंटू जो लंबवत दूरी है 2L sin थीटा लिखा जा चुका है, और F इक्वल टू होता है Q इंटू E, और यह 2L sin थीटा लिख दिया गया। टाउ इक्वल टू 2L है और यह Q है, एक पास लिखेंगे तो 2QL और यह E sin थीटा। फिर टाउ इक्वल टू इसको 2QL को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाए तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो आज इस चैप्टर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। समतलीय कोण, घन कोण और स्टेरेडियन के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं समतलीय कोण क्या होता है। पिछले क्लासों में आप कोण के बारे में पढ़े होंगे कि कोण होता क्या है। तो यहाँ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत समतलीय कोण पर चर्चा की जाएगी। तो वृत्त सभी लोग जानते होंगे, तो वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। एक बार और समझेंगे, वृत्त होता है और वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक रेडियन होता है। ऐसे ही अगर आप बात करें घनकोण की, तो घनकोण में गोले के लिए लिया जाएगा। तो जब गोले की बात की जाएगी तो वहां कोण की जगह घनकोण की बात की जाएगी। तो घनकोण क्या होता है? तो जैसे आप देखे हैं वृत्त के लिए समतलीय कोण होता है, वैसे ही देखेंगे कि घनकोण होता है गोले के लिए। तो घनकोण के बारे में समझेंगे ध्यान से। तो घनकोण में यहाँ देखेंगे आप, इस फिगर को बनाया गया है और इस फिगर में यह चीज लिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह डी ओमेगा कोण है
डी ओमेगा और यह क्षेत्रफल है इसका। तो गोले के लिए यह गोलीय क्षेत्रफल लिया गया है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जाएगा उसे हम घनकोण कहेंगे। तो आप कैसे लिख सकेंगे इसको, तो किसी गोले में गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम घनकोण कहते हैं। एक बार और देखेंगे इसको, किसी गोले में गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर या गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम घनकोण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। और यहां देखें, इसको घनकोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, जहां डी ए क्षेत्रफल वेक्टर है और आर इसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। अब यदि यहाँ लिखा है कि यदि क्षेत्रफल वेक्टर डी ए तथा यूनिट वेक्टर एन के बीच जो कोण हो वह थीटा हो, तब इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर डी ए और यूनिट वेक्टर एन के बीच थीटा कोण हो तब। घनकोण का मात्रक क्या होता है, तो जैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है वैसे ही घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब स्टेरेडियन की परिभाषा या स्टेरेडियन से आप क्या समझते हैं, तो घनकोण की परिभाषा में आप देखे हैं, ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं कि किसी गोले के गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसे स्टेरेडियन कहा जा सकता है यदि जो उसका क्षेत्रफल वेक्टर है वह उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यानी अगर डी ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो उस घनकोण को आप स्टेरेडियन कह सकते हैं। एक बार और समझेंगे, एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि गोले का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है और कैसे निकाली जाती है इसकी बीमा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें कुछ वैद्युत बल रेखाओं को दर्शाया गया है। तो जितनी बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से, और यह काल्पनिक पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा, जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया होगा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार और समझेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर के साथ। फिर फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ई डी ए कास थीटा, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं कक्षा 11वीं में, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। उसी तरह से ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा, इतना होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई कास थीटा और यह डी ए है, इंटीग्रेशन साइन को यहाँ रखेंगे और यह डी ए, यह डी और यह इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे को समाप्त कर देगा। फाई ई की जो वैल्यू आएगी वह आएगी फाई ई इज इक्वल टू ई ए डी ए बन जाएगा और यहाँ कास थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, इतनी वैल्यू होती है इसकी। अब दो कंडीशन लिए जाएंगे कि जब थीटा का मान 0 हो और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। इस स्थिति में देखेंगे जब थीटा 0 डिग्री होगा तब
फाई ई इज इक्वल टू काश जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा। वहीं यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाएगा तब काश 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फाई ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग फाई ई के मात्रक यानी वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं फाई ई का मात्रक ई है, तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। और यह ए है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फिर फाई ई की बीमा निकालेंगे। ई है जो ई इंटू ए, ई को लिख सकते हैं एफ बाई क्यू। तो एफ की जो बीमा यानी बल की जो बीमा होती है एम एल टी पर -2 होती है, और अपान आवेश की जो बीमा होती है ए टी होती है। और यहाँ ए है तो ए की जो बीमा होती है यानी ए की बीमा L2 होती है। तो फिर इसको हल करेंगे तो आएगा एम L3 टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। गॉस का प्रमेय बताऊंगा, तो गॉस का प्रमेय परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं होता क्या है गॉस का प्रमेय। तो यहाँ देख रहे हैं कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी परिबद्ध क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस परिबद्ध क्षेत्र के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। एक बार और समझेंगे, किसी परिबद्ध वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसकी उपपत्ति करेंगे यानी इसका प्रूफ करेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वेक्टर है यहाँ, तो यह इसका स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा होगा। अब यहाँ ई का मान रखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई का जो मान होगा 1/4πε0 Q/r², और यहाँ इंटीग्रेशन डी ए कास थीटा। Q/4πε0 को कॉमन लेंगे, यहाँ होगा इंटीग्रेशन डी ए कास थीटा/r²। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया जाए उस स्थिति में फाई ई का मान कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटीग्रेशन डी ए/r²। अब गोले के लिए जो डी ए का मान होता है वह मान होता है 4πr², यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है डी ए इज इक्वल टू 4πr²। अब इसका मान इस समीकरण में रखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0, और यहाँ डी ए का मान 4πr²/r²। r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π, जो मान आएगा वह आएगा फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए एक समान रूप से आवेशित यह चालक लिया गया है, चालक चादर है। यहाँ एक गॉसियन बेलन की कल्पना की गई है जिसका क्षेत्रफल यहाँ ए दिया गया है, और इससे यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित यह बिंदु P है, और यहाँ से समान दूरी पर स्थित बिंदु P डैश है, यानी जितना दूर P है उतना ही दूर यहाँ से P डैश है। तो दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको निकालना है। तो फाई ई का मान दोनों के लिए लिखेंगे P पर और P डैश बिंदु पर। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए।
अब ई डी ए की जो वैल्यू होगी, अगर थीटा का मान 0 ले लिया जाए तो ई ए होगी, और यहाँ भी ई डॉट ए होगी। और फाई ई की जो वैल्यू होती है गॉस के प्रमेय से, अभी पिछले में आप लोग देखे हैं क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आया था, और यह ई ए प्लस ई ए यानी 2 ए आएगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। सिग्मा क्या है? यहाँ पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसका मान क्यू अपान ए के बराबर होता है। तो यहाँ क्यू का मान रखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए लिखेंगे अपान एप्सिलॉन 0, और इज इक्वल टू पहले ही यहाँ 2 था, तो 2 को उतार देंगे, वैसे ही ए से ए कट जाएगा। फिर जो ई का मान आएगा वह आएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो अभी यह गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग था। ऐसे अभी हम लोग कुछ और अनुप्रयोग देखेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज जो टॉपिक है वह है किसी आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह आवेशित चालक है जिसका एक सतह 1 और दूसरे सतह को 2 से दर्शाया गया है, जिसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 और E2 से दर्शाई गई है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ पिछले वीडियो में आप देखे थे कि किसी अचालक चालक के कारण उसके ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वह थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ E1 का जो मान होगा वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2 सतह लिए गए हैं और इन दोनों सतहों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो कुल मान होगा वह होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो E का मान आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। जहाँ E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।